जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। करीब 2 महीने के बाद आज से राहत की एक और बड़ी किश्त आई है। आज सुबह से ही घरेलू विमान सेवाएं बहाल हो गई हैं। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश के तमाम बड़े शहरों में यात्री विमान सेवा शुरू कर दी गई है। इस शो में हम आपको दिखाएंगे कि तमाम शहरों में घरेलू उड़ान सेवा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा रहा। अपने संवाददाताओं से ताजा हाल भी लेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस रिपोर्ट के साथ। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एयरपोर्ट मामूली तौर पर ही सही यात्रियों की चहल पहल से गुलजार हो गया। कोरोना की वजह से यात्री सेवाओं के लिए उड़ान बंद होने के करीब 2 महीने बाद आज जब घरेलू उड़ान सेवा बहाल हुई तो एयरपोर्ट की तस्वीर बदली थी। यात्री मास्क में थे तो कुछ ऐसे भी जो पीपीई किट में एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट के स्टाफ भी कोरोना संकट को देखते हुए पूरे सावधान नजर आए। हेड गियर से लेकर मास्क और ग्लव्स तक संक्रमण से बचने के लिए पूरे एहतियात के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी साफ तौर पर नजर आ रही थी। इसके लिए एयरपोर्ट पर बार-बार उद्घोषणा भी की जा रही थी। सभी पैसेंजर से निवेदन है कि आप 1 मीटर की दूरी बना के रखो। अगर गलती से टच हो रहा है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तकरीबन 2 महीने बाद आज फिर से देश में डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत हो रही है और तमाम अलग अलग जगह के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो जाना अब शुरू हो गई हैं। आज पहला दिन है, लेकिन इस बार फ्लाइट्स में सफर का जो अनुभव है वो काफी बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम नए नियमों के साथ, तमाम नई गाइडलाइंस के साथ इस बार आप फ्लाइट में सफर कर पाएंगे। सबसे पहली जरूरी बात यह है कि इस बार जो चेक इन होने वाला है वो वेब चेक इन होने वाला है और इसके जरिए ये कोशिश ये है ताकि संपर्क कम से कम रहे। दिल्ली से पुणे की पहली फ्लाइट सुबह 4:45 बजे ही थी, लिहाजा यात्रियों को आना आधी रात से ही शुरू हो गया था। चूँकि तमाम सख्त गाइडलाइंस के साथ घरेलू विमान यात्रा का पहला दिन था, इसलिए यात्री एहतियात के तौर पर समय से काफी पहले पहुंच गए थे। वैसे भी गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया था कि यात्री 2 घंटे पहले पहुंचे, लेकिन जिनकी फ्लाइट 4 घंटे बाद होगी उन्हें भी एंट्री मिलेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक जहां सभी यात्रियों की एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग हो रही थी, वहीं लगेज को यूवी रेज वाली सैनिटाइजिंग मशीन से गुजारा जा रहा था। 2 महीने से तकरीबन फंसे हुए हैं यहाँ पे। आज फाइनली घर जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। स्टूडेंट हाँ, 2 घंटे पहले बुलाया गया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा चेंज लग रहा है यहाँ पे। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो थी पहले वो अभी फ़िलहाल नहीं है, जैसे कि बोर्डिंग पास तो वो खुद से निकाल रहे हैं अभी। बहरहाल यात्रा के पहले दिन कई मुसाफिरों के रंग में भंग पड़ गया। डिस्प्ले बोर्ड में आप देख सकते हैं कि कई फ्लाइट कैंसिल हो गई। पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर की सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई। हम यहाँ 7 बजे शाम को आ गए। सब लोगों ने बोला गेट पर भी कि आप रुकिए, अभी रात को 12 बजे गेट खुलेगा। तो हम 12 बजे जब उनके पास जाते हैं बोलते हैं कैंसिल हो गई। तो मैं सर अब दूसरी फ्लाइट जाती है उसमें एडजस्ट कर दीजिए। तो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप पैसा देते हैं दोबारा से तब एडजस्ट होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से आज करीब 380 विमानों का संचालन तय था। 190 विमानों का आना जाना होगा। उधर मुंबई में भी ऐसा ही आलम था। गुवाहाटी की फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना हुई तो यात्री मायूस हो उठे। उन लोगों के लिए वाकई ये मुश्किल स्थिति है जो बड़ी मुश्किल से किसी तरह टिकट ले पाए और आखिरी वक्त में उड़ान कैंसिल हो गई। बहरहाल उन लोगों के लिए ये राहत का दिन है जो विमान से सफर कर पा रहे हैं। मुंबई से एजाज खान के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। आज डोमेस्टिक फ्लाइट्स का पहला दिन है। सख्त गाइडलाइंस के बीच हवाई सफर का अनुभव कैसा है, इसे जानने के लिए आज तक संवाददाता मौसमी सिंह दिल्ली से लखनऊ रवाना हुई हैं। देखिए एयरपोर्ट पर एंट्री से लेकर चेक इन तक का उनका सफर। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन में तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद थी वो आज खोली गई हैं। जी हाँ, लगभग 2 महीने बाद खोली गई हैं और मैं मौसमी सिंह आपको ले चलूँगी दिल्ली से लखनऊ। हम सफ़र करेंगे और उसके ज़रिए आपको सारी जानकारी देंगे कि किस तरह से आप एहतियात बरतते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। आपने देखा हुआ है मैंने ग्लासेस पहने हुए, मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स आपको T3 टर्मिनल में दिखाई दे रहे हैं और
आपको बता दें ये सब अनिवार्य है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब चलिए चलते हैं, हम चलेंगे दिल्ली से लखनऊ और इस दौर में क्या क्या एहतियात आपको बरतते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, ये हम आपको बताएंगे। तो जैसे ही मैं एंटर की हूँ एयरपोर्ट के भीतर, एक कम्प्लीटली न्यू प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। आरोग्य सेतु पूछा गया, चेक किया गया, ये भी चेक किया गया कि मेरे पास बोर्डिंग पास है कि नहीं है। मैंने अपना बोर्डिंग पास ऑनलाइन चेक इन करना ज़रूरी है आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, और मैंने अब अपना बोर्डिंग पास लिया है, उनको दिखाया कि मैंने ऑनलाइन चेक इन किया है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपके पास बैगेज टैग होना चाहिए, और वो बैगेज टैग के लिए पूछेंगे। आप सिर्फ एक बैग कैरी कर सकते हैं, ये मेरा बैग है, इसके अलावा आप 2 बैग नहीं कैरी कर सकते। ये बैग आगे रखा जाएगा फ़्लाइट में, और एक आप चेक इन बैगेज दे सकते हैं। आप एक से ज़्यादा चेक इन बैगेज भी नहीं दे सकते हैं। और ये आप अपना बोर्डिंग पास लेके फिर आप प्रोसीड करते हैं टर्मिनल पर बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, देखिए अब जिस तरह से सारे प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग काउंटर पे आए हैं तो सैनिटाइज़ करने को उन्होंने बोला, ग्लव्स हम लोग पहने हुए थे तो सैनिटाइज़ करने को बोला। हर एक पॉइंट पे सैनिटाइज़र रखा गया है, और सारे जो काउंटर्स हैं वहाँ पे लोग फेस शील्ड्स पहने हुए हैं। जो एयरलाइन क्रू है वो फेस शील्ड पहना हुआ है, स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो भी फेस शील्ड्स पहना हुआ है। और तो ये प्रोटोकॉल है जब आप बोर्डिंग पास ले। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट से आपने मौसमी की रिपोर्ट देखी। जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी वहां से भी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गोपी घांगर जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, संजय शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं, कुमार अभिषेक लखनऊ एयरपोर्ट से हैं, वहीं शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट से। सबसे पहले शरद का रुख करते हुए, शरद, जयपुर में क्या स्थिति है? डोमेस्टिक उड़ानों का आज पहला दिन है, वहां पर किस तरह की परिस्थिति, क्या परेशानी, क्या दिक्कत? 15 फ्लाइट शुरू हो रही थी, इसमें से 5 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लोग परेशान तो हैं, लेकिन हम एयरपोर्ट पे आपको बदलाव दिखाना चाहते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है सामानों को। जो एयरपोर्ट के कर्मचारी है वहाँ पूरे फ्लाइट को सैनिटाइज ले जा रहे हैं। एक दूसरा बदलाव आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देखिए ये मेडिकल काउंटर है। आप एयरपोर्ट पर एक और काउंटर से आपको गुजरना होगा जहाँ डॉक्टर बैठे हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर तो थर्मल चेकिंग कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री देख रहे हैं आरोग्य सेतु। ठीक है, गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गोपी, आप एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं, वहां पर लोगों की लाइन होगी, क्या लोग भली भांति वाकिफ हैं नए रूल्स नए गाइडलाइन से, या फिर उन्हें अवेयर कराया जा रहा है? वहां पर किसी तरह के दिशा निर्देश है मौजूद? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि इस वक्त अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट पे एंट्री पॉइंट है वहाँ पे हम मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको पहले ही ये सारी गाइडलाइन बता दी गई है। जो लोग हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही जो उनका लगेज है उसे भी यहाँ पे डिसइंफेक्शन की जो दवाई है वो छिड़की जा रही है। उनका थर्मल गन से स्कैनिंग किया जा रहा है, और हर किसी को सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए बोर्डिंग पास की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर किसी को ऑनलाइन बोर्डिंग पास लेना है, जिसके लिए यहाँ पे इस तरीके से एक काउंटर बनाया गया है, और यहाँ से बोर्डिंग पास लेकर ही उनको अंदर जाना है। जो लोग अंदर जा रहे हैं, जो एयरपोर्ट के अंदर की एंट्री है, वहाँ पे भी उनका बोर्डिंग पास के साथ साथ उनका जो आईडी प्रूफ है उसे यहाँ पे स्कैन करवाया जाता है। CISF के जो जवान है वो भी पूरी तरीके से शील्ड इलाके में है ताकि उनको इन्फेक्शन ना लगे, और यहाँ पे हर चीज़ को कैमरा स्कैनिंग करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। अंदर भी पूरी तरीके से जो लगेज है, लगेज को भी डिसइंफेक्शन करने के बाद उन तक पहुंचाया जाता है जो पैसेंजर है। साथ ही जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी पूरी तरीके से PPE किट पहना हुआ है, फेस शील्ड पहना हुआ है, और हर चीज़ का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है।
जो पैसेंजर यहाँ पे आते हैं जिनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, उनको पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे लौटेंगे आपके पास गोपी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि दिल्ली से काफी उड़ानें टेक ऑफ करेंगी, लैंड भी करेंगी, कौन सी वो उड़ानें हैं जो रद्द कर दी गई हैं जिसके चलते यात्रियों को दिक्कत आ रही, क्योंकि पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब बोर्ड उन्होंने देखा तब वो फ्लाइट्स कैंसिल पाई? जी हाँ, 332 उड़ानें यहाँ पर टेक ऑफ और लैंड करने वाली थी, जिसमें से 68 उड़ानें कैंसिल हो गई हैं और अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी थी, लेकिन अब अधिकतर यात्री जा चुके हैं। अभी एक महिला आई, उन्होंने कहा कि बॉम्बे की उड़ान भी कैंसिल हो गई है, वो नोएडा से आई हैं, वो करें क्या इसमें। एक पैसेंजर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो बिल्कुल परेशान हाल यहाँ पहुंचे। आपका नाम क्या और कहाँ जाने वाले हैं? असित कुमार सिन्हा है मेरा नाम। हाँ, तो मैं बसंत से आया था, मेरा टिकट हो गया, 23 को टिकट हो गया। कहाँ के लिए? सर आसाम, गुवाहाटी से आके कुंभीरगाम के लिए टिकट। अच्छा, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास है, तो यहाँ पे आने से भी पता चल रहा है बोले। अब ये बता रहे हैं कि 550 रुपये ये टैक्सी में भी देकर आए हैं और यहाँ आने के बाद इन्हें पता चला, घर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मोबाइल नंबर उसमें था, लेकिन इसके बावजूद इनके पास कौन सी एयरलाइंस का टिकट है? सारा स्पाइस जेट के लिए। स्पाइस जेट का टिकट है। अभी तक इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लिहाजा ये यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि फ्लाइट कब जाएगी, कैंसिल है तो क्यों है, अब इसका क्या होगा, रिफंड कैसे होगा। जानकारी का अभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, लखनऊ में क्या स्थिति है, वहां पर किस तरीके से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करी जा रही हैं, नियम कायदे का कैसे पालन किया जा रहा है, वहां पर क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखिए नेहा, सुबह से ही फ्लाइट उड़नी शुरू हो गई है, 2 महीने बाद खुली है। पहली फ्लाइट अहमदाबाद के लिए सुबह 5:45 पर उड़ी। लगातार फ्लाइट उड़ रही है, एक कैंसिल भी हुई है, लेकिन सुबह से जो लाइन थी अब बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी वक्त है एक फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट के बीच में। लेकिन यहाँ तमाम जो मानक तय किए गए हैं कि किस तरीके से कोरोना के इस दौर में लोग अंदर जाएंगे या किस तरीके से उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। पहले बैग को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बाकायदा जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो इनका आरोग्य सेतु ऐप पर इनको डाउनलोड कराया जाता है जिनके पास नहीं है, और फिर एक वेबसाइट पर इन्हें खुद को रजिस्टर करना होता है। दूसरी तरफ आप देखिए, जो सुरक्षा के लोग हैं किसी तरीके से जो टिकट है उसे टच नहीं करते, बाकायदा वेबकैम के जरिए ही इसका पूरा का पूरा इनका बोर्डिंग पास यहीं से निकाल दिया जाता है। तो जो सुरक्षा और जो कोरोना को लेकर जो मानक तय किए गए हैं, ये तमाम चीजें यहाँ फॉलो हो रही हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, मुंबई एयरपोर्ट में क्या तस्वीर है, क्योंकि बहुत लेट मुंबई में डिसाइड किया गया कि वहां से फ्लाइट्स लैंड करेंगी, टेक ऑफ करेंगी, और काफी लेट फैसला लेने की वजह से क्या सुरक्षा में और दूसरे तमाम दिशा निर्देश में कोई कमी? बिल्कुल, ये जो बहुत लेट डिसीजन लिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पहले सहमत नहीं थी कि इस फ्लाइट ऑपरेशंस को मुंबई में शुरू किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस मुंबई में है। लेकिन बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन हुआ और उसके बाद आखिरकार ये डिसाइड किया गया कि 25 फ्लाइटें टेक ऑफ करेगी और 25 फ्लाइट लैंड करेगी। ताज़ा तस्वीरें आप देखिए मुंबई एयरपोर्ट की। अभी फिलहाल यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, सुबह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कल देर शाम से लोग यहाँ पर नेहा आए हुए थे, क्योंकि ये एक तकलीफ थी कि उनको अपनी फ्लाइट मिस नहीं करनी है। इसके लिए वो लोग यहाँ पर पहले से ही पहुँच गए थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मुंबई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसके चलते लोग बहुत पहले यहाँ पर आए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना ये करना पड़ा कि कई लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और ये उनको प्रायर बताया नहीं गया। आप देखिए यहाँ पर ये जो महिला है अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर सुबह 5 बजे से बैठी हुई है, और जब ये अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हुई है तो उनको अभी बताया गया कि ये इनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी है। मैम, आपकी फ़्लाइट कहाँ की थी? दिल्ली की। दिल्ली की। आपको कब पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हुई है? सुबह व्हेन वी अराइव्ड हियर तब। इसके पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई थी? नहीं। बिल्कुल नहीं। कैसे आप यहाँ पर पहुँची? हमारी प्राइवेट कार है, उससे आए हैं। तो ये दिक्कत है। देखिए अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई है,
सुबह से यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको पता चला कि उनकी दिल्ली की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और यही हाल अन्य पैसेंजर्स का भी है। लेकिन कई सारे बहुत खुशी भी है बहुत सारे पैसेंजर्स में कि आखिरकार उनको अपने घर जाने मिल रहा है। आप देखिए लगातार जो पैसेंजर्स है वो आते जा रहे हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जब पैसेंजर्स एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो सबसे पहले उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, उनको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी होगी। उसके बाद अगर कोई भी सिम्टम रहेगा तो उनको तुरंत एक आइसोलेशन फैसिलिटी में लेके जाकर उनको टेस्टिंग में भेजा जाएगा। अब नेहा हमें ये देखना है कि जो पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं क्या उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ठीक तरीके से मिल रही है कि नहीं। कुछ ही देर में पहली फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, साथ ही फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं, उसके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही है। 5 अलग अलग एयरपोर्ट्स की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको दिखा देते हैं पटना एयरपोर्ट की तस्वीर। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। देश भर में हवाई यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और पटना एयरपोर्ट पे पहली विमान जो है वो भी उतर चुकी है। दिल्ली से ये विमान उतरी है, इंडिगो की फ़्लाइट है और यहाँ देखिए धीरे धीरे करके जो यात्री हैं वो यहाँ पर निकलना जो है वो शुरू हो गए हैं। काफ़ी लंबी प्रक्रिया भी है। फ़्लाइट से निकलने के बाद सबकी अंदर में फिर से स्क्रीनिंग हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद ही जो है लोगों को जो है वो निकलने दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद है, दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, कहाँ से आप पहुँच रहे हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ जी। हाँ, लॉकडाउन में फंसा हुआ था। हाँ जी, करीब 70 डेज तक। हाँ जी। सो एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फ्लाइट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन. My compliments to Narendra Modi government and the team, and especially the airport authority and the entire civil aviation team. प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस था। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि रेगुलर कोर्स में भी ये प्रोसेस को अडेप्ट करना चाहिए। हमारा जो भी काम था सारा पेपरलेस काम था। टाइम बहुत कम लगा बिकॉज एवरीथिंग वाज डिजिटल। आई फील कि ये सब प्रोसेस को हम लोग और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पटना उतरने के बाद क्या-क्या प्रक्रिया से गुजरना? पटना उतरने के बाद हर जगह ब्लॉग्स बना हुआ था, बहुत अच्छे से अंदर में बहुत अच्छे से डायरेक्शन दे रहा था कि कैसे आपको करना है। सामान तुरंत आ गया था। सामान, हाँ, स्क्रीनिंग भी हुई। यहाँ पर होम क्वारंटाइन का इन्होंने अपना ये मार्क भी लगाया है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी है कि जो यात्री उतर रहे हैं उन्हें 25 जून तक जो है, ये 25 जून तक, यानी आपको तब तक होम क्वारंटाइन में रहना है। यानी तकरीबन 1 महीने तक जो है इनको होम क्वारंटाइन में ही रहना है। हाँ। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो बिहार सरकार जो है वो अपना रही है कि जो भी यात्री आ रहे हैं फ्लाइट से उनको पहले तो स्क्रीनिंग की जा रही है अच्छे से, वो फिर बाहर आ रहे हैं। उसके बाद उन्हें यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 जून तक का जो है वो मोहर लगा, स्टैंप लगा था, यानी कि 1 महीने के लिए जो है होम क्वारंटाइन में इन लोगों को रहने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। और अब बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब से कुछ ही देर पहले कोरोना केस से नए आंकड़े जारी किए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 7,000 मामले बढ़ गए हैं। देश में कोरोना केस की संख्या 1,38,000 से ज्यादा हो गई है। 1,38,845 कुल संख्या। ठीक हुए मरीज 57,721, कुल मौतें 4,021। हालांकि 57,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 24 घंटे में 154 मरीजों की मौत से कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। राज्य में एक दिन में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद वहां पर काफी अफरा तफरी है। राज्य सरकार के एक और मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैसे उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि सेंट्रल कमेटी के अनुमान से अब तक का आंकड़ा बेहद कम है। कोरोना की जबरदस्त मार झेल रहे महाराष्ट्र में हर रोज संक्रमण का आंकड़ा और दायरा दोनों बढ़ता ही जा रहा है। वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा, क्या खास क्या आम, कब कौन कहां इसका शिकार हो जाए, इस पर कोई दावा नहीं कर सकता। उद्धव सरकार के एक और वरिष्ठ मंत्री कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। नांदेड़ में उनका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। उद्धव सरकार के ये दूसरे मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले मंत्री जितेंद्र आह्वाड़ कोरोना की चपेट में आ गए थे। हालांकि अच्छी बात ये कि उन्होंने कोरोना से लड़कर बीमारी को मात दे दी। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण न सिर्फ
कोरोना वॉरियर्स को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि सरकार के मंत्री भी इससे नहीं बच पा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का खतरा कितना गंभीर है। महाराष्ट्र में वायरस का संक्रमण हर रोज नई बुलंदी तक पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मरीज संक्रमण का शिकार हुए हैं। ये एक दिन में संक्रमण हुए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव केस 50,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं अब तक सूबे में 1635 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 58 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानते हैं कि महाराष्ट्र में अनुमान से कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। प्रत्यक्ष आज 23 तारखेला काय स्थिती, म्हणजे मी म्हणून ते 1.25 ते 1.5 लाख का म्हटलं की 1.5 लाख जर मे अखेरीला होणार असतील तर आज 1.25 लाख व्हायला हवे। 1.25 लाख म्हटल्यानंतर आज मी मुद्दामून काही कागद घेऊनच बसलेलो आहे। आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 33,786 ह्या पॉझिटिव्ह केसेस आहेत। 13,404 हे रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेले आहेत 13,000च्या आसपास। उद्धव सरकार का दावा है कि वो पूरी ताकत से कोरोना की चुनौती से मुकाबला कर रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि कोरोना से जंग महाराष्ट्र के लिए दिन ब दिन मुश्किल साबित होती जा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र में भले ही आंकड़े उतने नहीं बढ़े हों जितना का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि इस वक्त सतर्कता बनाए रखने की सख्त जरूरत है। कैमरामैन सचिन सावंत, कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ विद्या, मुंबई आज तक। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक साथ कई ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की, तो शिवसेना के संजय राउत बदइंतजामी का सवाल उठाने लगे। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर श्रमिकों की रेलम रेल है। अपने अपने गृह राज्य जाने के लिए हजारों प्रवासी मजदूर रोजाना रेलवे स्टेशनों का रुख करते हैं। अब इन्हीं प्रवासी श्रमिकों पर उद्धव सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया है, आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। ऐसे में आप 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेन को समय पर चला सके। पहले की तरह ट्रेन को खाली न जाना पड़े। हजारों श्रमिक ट्रेनों के लिए पसीना पसीना हो ही रहे थे कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के जवाब में दनदनाता तीर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने छोड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को श्रमिकों की लिस्ट सौंप दी है, लेकिन मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करता हूं कि मजदूरों को ले जा रही ट्रेन अपनी मंजिल पर ही पहुंचे, न कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन की तरह उड़ीसा पहुंच जाए। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रवासी श्रमिकों की वापसी पर उद्धव सरकार पर हमला बोला था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर महाराष्ट्र बसों और ट्रेनों में सारी सुविधाएं देकर 4 लाख प्रवासी मजदूरों को रवाना कर चुकी है, तो फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल जाते मजदूरों की तस्वीरें क्यों दिखाई पड़ रही हैं? एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता, तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। समस्या आ रही है, जो लोग आ रहे हैं तो इनका शेल्टर होम तो हम लोग ने 12-13 लाख तक बना चुके हैं। पॉजिटिव केसेस के लिए जो L1 L2 फैसिलिटी हमारी है वो लगभग 75,000 बेड्स का हमारा तैयार हो गया है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी महीने के अंत तक उसको 1 लाख बेड तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए, पूरे श्रमिकों के लिए और जितने भी जरूरतमंद हैं उनके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सत्य है कि जो कामगार हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं। नौकरी कामकाज से बेदखल कर दिए गए हैं, खाने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए। हिंदुस्तान में मजदूर बड़ा सियासी वोट बैंक है, लिहाजा हर पार्टी मजदूरों के साथ खड़े दिखना चाहती है, ताकि जब चुनाव आए तो सियासी फसल को काटा जा सके। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।
और आज लॉकडाउन के 2 महीने पूरे हो गए हैं। ठीक 2 महीने पहले 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन का मकसद तो था कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ना, लेकिन फिलहाल कोरोना केस 1.25 लाख के पार जा चुके हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। वो 25 मार्च का दिन था और आज 25 मई है। 2 महीने पूरे हो गए लॉकडाउन को। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। जब 25 मार्च से पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, तब इसके पीछे सोच यही थी कि 21 दिन में कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो सोचा गया था वो दूर दूर तक पूरा नहीं हुआ। कोरोना के केस बढ़ते चले गए और इसी तरह लॉकडाउन भी। पहले 19 दिन का दूसरा चरण आया, फिर करीब 2 हफ्ते के 2 और चरण। 31 मई तक के लिए अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, लेकिन इस बात के आसार कम ही हैं कि 31 मई के बाद भी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं से आश्वस्त नहीं करते। 25 मार्च से जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो कोरोना केस की कुल संख्या 606 थी, लेकिन अब ये 1,31,868 हो गई है। 25 मार्च को कोरोना से मौत का आंकड़ा था 12, अब 3,867 पहुंच गया है। हालांकि लॉकडाउन के बावजूद केस बढ़े जरूर हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि लॉकडाउन से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक लॉकडाउन से पहले कोरोना केस करीब 3 दिन में डबल हो जाते थे, लेकिन अब 13 दिन में 2 गुना होता है। कि लॉकडाउन के पहले अगर भारत में डबलिंग रेट 3 दिन और 4 दिन के बीच में था, तो आज बीच में कई सारे सेटबैक्स भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डबलिंग रेट है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 13 के ऊपर दिन है। तो इसमें नो डाउट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व, उसने भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल में रखने में और लॉकडाउन जैसे पावरफुल इंटरवेंशंस। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लॉकडाउन से पहले मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन अब 1.25 लाख के पार है। इसलिए दोनों के डबल होने की रफ्तार को एक साथ नहीं तौला जा सकता। लॉकडाउन 4 खत्म होने में 6 दिन बाकी हैं। इस चरण में कई सारी रियायतें दी गई हैं, लेकिन कहना मुश्किल है कि 1 जून से पुरानी स्थिति बहाल हो पाएगी। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह विवादों में है। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के क्वारंटीन सेंटर का है, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को धमकाया और यहां तक कि बेल्ट से पीटने की धमकी दे डाली। आप भी देखिए मंत्री के ये तेवर। बिल्कुल मैम, बोलिए। आज भी अगर आप जिस बात को कहते हैं, हाँ। मैंने आज भी कर रहा हूँ। आज अभी आपके सामने बात कर रहे हैं ना, अभी आपके सामने बात कर रहा है। वो लड़का बता रहे हैं कि आपने गंदी गंदी गाली दिया। मैंने कोई गाली नहीं दिया। झूठा कसम मत खाइए। आज भी कसम, आज भी कहाँ से भी आइए। नहीं मैम, आज भी मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली बटा दूंगी। ये ऊपर वाला भी देखेगा। अगर मैं ऊपर वाला क्या सामने दिख रहा है, हिम्मत क्यों नहीं होती आप लोगों की आने की? ऐसा पूरा मतलब प्रशासन छुपाने में लगा। आपका कलेक्टर छुपा रहा है, आपका ESP छुपा रहा है, IG छुपा रहा है। ये छत्तीसगढ़ सरकार तो ये नंगी भिखारी सरकार है। पूरी सरकार हर चीज को छुपा रही है। कि भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझ रहा आप। जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। इस लड़के से बात। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के क्वारंटीन सेंटर से जुड़ा हुआ है, जहां दिल्ली से लौटे एक युवक दिलीप गुप्ता को सेंटर में रखा गया है। दिलीप गुप्ता ने क्वारंटीन सेंटर पर कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए उसका वीडियो वायरल कर दिया था। शख्स का यह आरोप है कि वीडियो वायरल होने के बाद CEO और तहसीलदार ने उसके साथ बदसलूकी की। कंडीशन व्यवस्था को देख के जो है उसको नहीं भावे।
भाया तो जो है भाई सबको गुहार लगाया, बोला जे भाई इसको सफाई करवा दीजिए और व्यवस्था को सुधार दिया जाए। तो व्यवस्था को नहीं सुधारे तो उसके बाद में जो लड़का जो है वीडियो बना दिया, गंदगी उंदगी का खाना वाना का वीडियो बना के जो है वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद में 16 तारीख को रात में जाके उसी तहसीलदार और सीओ जो है जाके रात में मारपीट किए और मारपीट करने के बाद में जो है मोबाइल छीन लिए उनसे और मारपीट किए और धमका धमकी दे के चला है वहाँ से। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।